हम लोग ना हर दिन न जाने कितने आंकड़ों और नंबरों से घिरे रहते हैं। कभी अखबार में, कभी टीवी पर, तो कभी इंटरनेट पर क्या कभी ये सोचा है कि ये नंबर आखिर आते कहाँ से हैं? चलिए, आज एक नंबर की पूरी कहानी को समझते हैं, उसके जन्म से लेकर हम तक पहुंचने के पूरे सफर को। 27 करोड़ 20 लाख टन। अरे वाह! सुनने में ही ये कितना विशाल लगता है ना? ये 2016-17 में भारत का कुल अनाज उत्पादन था। अब ये आंकड़ा जितना बड़ा और इम्प्रेसिव है, उतना ही बड़ा सवाल भी अपने पीछे छोड़ जाता है। मतलब क्या सच में किसी ने बैठकर अनाज का एक एक दाना गिना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इतनी सटीक संख्या हम तक पहुंचती कैसे है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी संख्या की कहानी शुरू होती है उसके स्रोत से, यानी उसके सोर्स से। और जानकारी इकट्ठा करने के मोटे तौर पर दो मेन तरीके होते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस किसी क्राइम सीन पर सबसे पहले पहुंचकर एकदम ताज़े सुराग इकट्ठा करता है। ये जानकारी बिल्कुल नई और ओरिजिनल होती है, जिसे खास तौर पर उसी एक रिसर्च के लिए ही जमा किया जाता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ये कुछ ऐसा है जैसे दूसरे जासूसों ने पहले से ही सुराग ढूंढ लिए हैं और आप बस उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपका टाइम और पैसा तो बचता है, लेकिन ये जानकारी किसी और मकसद के लिए जुटाई गई थी, जैसे कि सरकारी रिपोर्ट्स या कोई पुरानी स्टडीज। तो ये जो प्राइमरी डेटा है, उसे इकट्ठा करने का सबसे आम तरीका होता है सर्वे। लेकिन यहाँ एक पेज है। सर्वे से मिलने वाले जवाब कितने भरोसेमंद होंगे, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सवाल पूछे कैसे गए हैं। अब ये एक खराब सवाल का क्लासिक एग्जाम्पल है। इसमें दो दो बार नहीं का इस्तेमाल हुआ है। ये ना सिर्फ जवाब देने वाले को कंफ्यूज करता है, बल्कि उसे एक खास जवाब की तरफ धकेलता भी है। और अब देखिए, इसी सवाल को कैसे सुधारा गया है। एकदम सीधा, साफ और अनबायस्ड। इससे जो जवाब मिलेगा वो कहीं ज्यादा भरोसेमंद होगा। ये एक और उदाहरण है जिसे लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। मतलब ऐसा सवाल जो जवाब को एक दिशा दे दे। यहाँ उच्च गुणवत्ता शब्द पहले ही दिमाग में ये बात डाल रहा है कि चाय अच्छी है, जो जवाब देने वाले के असली विचार को बदल सकता है। इसे ठीक करना तो और भी आसान है। बस वो उच्च गुणवत्ता शब्द हटा दीजिए। अब ये सवाल न्यूट्रल है और एक ईमानदार जवाब मिलने की उम्मीद ज्यादा है। याद रखिए, छोटे छोटे शब्दों के बदलाव से डेटा की क्वालिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो सवाल पूछने के भी कई तरीके हैं, जैसे आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करना, डाक से सर्वे फॉर्म भेजना या फिर फोन पर पूछ लेना। हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। आमने सामने बात करने से सबसे अच्छे जवाब मिलते हैं, पर यह सबसे महंगा भी है। वहीं डाक वाला सर्वे सबसे सस्ता है, लेकिन उसमें अक्सर लोग जवाब ही नहीं देते। अब एक और बड़ी पहेली। किसी भी विषय पर हर एक इंसान से सवाल पूछना तो लगभग नामुमकिन है ना? तो फिर हम पूरी आबादी के बारे में कोई नतीजा कैसे निकालते हैं? इसके दो रास्ते हैं। पहला है जनगणना, यानी सेंसस। इसमें हर एक व्यक्ति से जानकारी ली जाती है, जैसे भारत की जनगणना। ये सबसे सटीक तरीका है, पर सोचिए ये कितना खर्चीला और धीमा होता है। इसीलिए दूसरा और ज्यादा कॉमन तरीका अपनाया जाता है, सैंपल। इसमें आबादी के एक छोटे से ग्रुप से जानकारी ली जाती है, जो पूरी आबादी की झलक दे सके। और यही वजह है कि ज्यादातर रिसर्च में सैंपल सर्वे का ही इस्तेमाल होता है। ये सस्ता है, तेज है और फिर भी काफी भरोसेमंद नतीजे देता है। साथ ही टीम छोटी होने की वजह से काम की क्वालिटी पर नजर रखना भी आसान हो जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सैंपल का मतलब कोई भी छोटा मोटा ग्रुप नहीं होता। एक अच्छे सैंपल को बहुत सावधानी से चुनना पड़ता है, और यहीं से सैंपलिंग का विज्ञान शुरू होता है। इसका सबसे भरोसेमंद तरीका है रैंडम सैंपलिंग। इसे एक निष्पक्ष लॉटरी की तरह समझिए, जहां हर टिकट के जीतने की संभावना बराबर होती है। ठीक वैसे ही इसमें आबादी के हर सदस्य के चुने जाने का मौका बराबर होता है, जिससे किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। पर क्या इतने अच्छे तरीके अपनाने के बाद भी चीजें गलत हो सकती हैं? बिल्कुल। एग्जिट पोल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वे भी तो रैंडम सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनकी भविष्यवाणियां अक्सर गलत क्यों साबित हो जाती हैं? इसका जवाब हमारी कहानी के आखिरी हिस्से में छुपा है। अच्छे इरादों के बावजूद कुछ छिपे हुए खतरे होते हैं जो डेटा को गुमराह कर सकते हैं। इन्हें हम त्रुटियां या एरर्स कहते हैं। इसे एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव में सिर्फ 5 किसान हैं और उनकी असली औसत आय 600 रुपए है। यह हमारा सच है, यानी असली आंकड़ा।
अब हमने इन 5 में से बिना किसी भेदभाव के 2 किसानों का एक सैंपल चुना। मान लीजिए उनकी औसत आय 5500 रुपये निकली। ये असली औसत के करीब तो है, लेकिन बिल्कुल वही नहीं है। तो ये जो 50 रुपए का अंतर है ना, इसे ही सैम्पलिंग एरर कहते हैं। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि सैंपल और पूरी आबादी के बीच का एक स्वाभाविक सा अंतर है। और हाँ, सैंपल का साइज जितना बड़ा होगा, ये अंतर उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन असली खतरा है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। ये सैंपल के साइज की वजह से नहीं, बल्कि प्रक्रिया में हुई इंसानी गलतियों की वजह से होती हैं। जैसे गलत सवाल पूछना, कुछ लोगों तक पहुंच ही ना पाना, या डेटा रिकॉर्ड करते समय गलती कर देना। ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बड़ा सैंपल लेने से भी ये दूर नहीं होती। तो हमने देखा कि कोई भी नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं होता। ये तो एक लंबी कहानी का आखिरी चैप्टर है, जो सवाल बनाने से लेकर लोगों को चुनने और जानकारी रिकॉर्ड करने तक की प्रक्रिया से गुजरती है। इसलिए किसी भी आंकड़े पर भरोसा करने से पहले उसके पीछे की पूरी कहानी को समझना बेहद जरूरी है। तो अगली बार जब कोई चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आए, तो सिर्फ उस पर यकीन मत कीजिए। सवाल पूछिए, ये कहाँ से आया, इसे कैसे इकट्ठा किया गया? क्योंकि याद रखिए, हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है, और उस कहानी को जानना ही असली समझदारी है।